आज मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने पहले पति को डिवोर्स दिया, दूसरे पति के लिए धर्म बदला और फिर कहने लगी ये सब मेरी मर्जी थी, किसी ने फोर्स नहीं किया। दीपिका काकर। ये नाम सुनते ही तीन बातें याद आती हैं। पहला, ससुराल सिमरका की वो संस्कारी बहू जो मक्खी बन गई थी। दूसरा, वो एक्ट्रेस जिसने इस्लाम एक्सेप्ट करके अपना नाम फायजा रख लिया। और तीसरा, वो लड़की जिसने एक शादी तोड़कर दूसरी शादी की और दोनों बार रीजंस अलग अलग बताए। पर दोस्तों, असली सवाल ये है, दीपिका काकर का असली चेहरा कौन सा है? वो संस्कारी सिमर वाला या फिर वो मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन वाला जो अपनी मर्जी से सब कुछ करती है, या फिर कुछ और ही सच है जो कैमरास के सामने कभी नहीं आया? आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी शादी के बारे में जो सिर्फ 3-4 साल चली और खत्म हो गई। पहले पति का नाम था रौनक मेहता। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि दीपिका ने इस चैप्टर को अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट डिलीट कर दिया। मीडिया में कभी बात नहीं की, इंटरव्यूज में अवॉइड किया। पर सवाल तो बनता है ना, क्या हुआ था उस शादी में? क्यों टूटा वो रिश्ता? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एग्जैक्टली उसी टाइम दीपिका की क्लोजनेस बढ़ रही थी अपने को स्टार शोएब इब्राहिम के साथ। कोइंसिडेंस या फिर कुछ और प्लानिंग थी? टाइमलाइन इतनी सस्पिशियस है कि सवाल तो उठेंगे ही। फिर आया रिलीजन कन्वर्जन का कंट्रोवर्सी। दीपिका पंडित बन गई फायजा इब्राहिम, हिंदू से मुस्लिम, और कहने लगी नोबडी फोर्स्ड मी। पर दोस्तों, जब कोई लड़की शादी के लिए धर्म बदलती है तो क्या सच में कोई प्रेशर नहीं होता? सोसाइटी का, फैमिली का, पार्टनर का, कुछ तो होता ही है ना। आज हम बात करेंगे दीपिका काकर की उस कहानी की जो मीडिया ने कभी पूरी तरह से नहीं बताई। उसके 2 डिवोर्सेस की, उसके 2 शादियों की, उसके रिलीजन चेंज की, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके उस स्ट्रगल की जिसने उसे एक कंट्रोवर्शियल फिगर बना दिया। तो रेडी हो जाइए क्योंकि अगले 1 घंटे में आपको पता चलेगा वो सब कुछ जो दीपिका ने छुपाने की कोशिश की। शुरू करते हैं साल 1986 से। मुंबई, महाराष्ट्र का वो शहर जहां सपने देखने आते हैं लोग और वही सपने तोड़कर भी जाते हैं। इसी मुंबई में 6 अगस्त 2086 को एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली में एक लड़की पैदा हुई। नाम रखा गया दीपिका, पर पूरा नाम था दीपिका पंडित। हाँ दोस्तों, पंडित। ये नाम याद रखिए क्योंकि आगे चलकर यही नाम सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगा। दीपिका के पापा एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ की जॉब करते थे। मुंबई एयरपोर्ट पर दिन रात मेहनत करते थे ताकि घर चले। उनकी माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी जो घर संभालती थी। और दीपिका अकेली नहीं थी, उसका एक भाई था और एक बहन भी। मतलब 3 बच्चे, एक मिडिल क्लास सैलरी और मुंबई जैसे महंगे शहर में गुजारा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, तो सुनिए। ना तो वो गरीब थे कि खाना नसीब ना हो और ना ही इतने अमीर की हर चीज मिल जाए। बिल्कुल बीच वाली लाइन, वो लाइन जहां आप खुश तो रह सकते हो पर सपने पूरे करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। दीपिका ने कई बार इंटरव्यूज में बोला है कि उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, पर वो ये भी जानती थी कि पैसे की कीमत क्या होती है। जब आपके पापा सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और रात 10 बजे आते हैं सिर्फ इतना कुछ पैसे कमाने के लिए कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, तो आप ऑटोमेटिकली समझने लगते हो कि लाइफ इजी नहीं है। स्कूल में दीपिका एक नॉर्मल बच्ची थी, ना टॉपर ना फेलियर, बीच की लाइन पर चलती थी। टीचर्स कहते थे कि पढ़ाई में थोड़ी और मेहनत करे तो बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं, पर दीपिका का दिल बुक्स में कम कहीं और ज्यादा लगता था। कहाँ लगता था? स्टेज पर। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता, दीपिका सबसे पहले नाम लिखवाती। डांस कंपटीशन हो, ड्रामा हो या कोई कल्चरल प्रोग्राम, दीपिका हमेशा रेडी। उसको कैमरा के सामने आना, लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत पसंद था। पर परिवार का कहना था ये सब ठीक है पर पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पकड़ो, शादी करो, सेटल हो जाओ। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना। कॉलेज में दीपिका ने आर्ट्स लिया पर दिल में एक अलग ही प्लान चल रहा था। वो देखा करती थी टीवी पर एक्ट्रेसेस को, अवार्ड शोज को, और सोचती थी मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या। पर एक ट्विस्ट यहाँ भी है दोस्तों, दीपिका का पहला ड्रीम एक्टिंग नहीं था, वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शायद पापा की एयरलाइन इंडस्ट्री की जॉब की वजह से ये ड्रीम था। वो सोचती थी कि प्लेन में ट्रैवल करूंगी, दुनिया देखूंगी, अच्छा सैलरी होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। कॉलेज खत्म हुई और दीपिका ने एयर होस्टेस बनने के लिए अप्लाई करना शुरू किया। पर मुंबई में कंपटीशन देखा है कभी आपने? हजारों लड़कियां एक पोजीशन के लिए अप्लाई करती हैं और रिजेक्शन मिल मिलकर इंसान टूट जाता है। दीपिका को भी रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिले। कभी हाइट की प्रॉब्लम बताई, कभी मेडिकल में कुछ इशू निकला, कभी पर्सनैलिटी फिट नहीं बैठी। हर बार वही सुनना, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। घर में प्रेशर बढ़ रहा था। माँ बाप कहते लड़की बड़ी हो रही है, अब कुछ स्टेबल तो करो। पापा कहते अगर एयर होस्टेस नहीं बन रही तो कोई और नौकरी ढूंढ लो, ऑफिस में क्लर्क भी बन जाओ पर कुछ स्टेबल करो। पर दीपिका के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक बार उसने टीवी पर एक सीरियल देखा और सोचा मैं भी तो एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं भी तो अच्छा परफॉर्म करती हूँ, क्यों ना टीवी इंडस्ट्री ट्राई करूँ। फैमिली को जब बताया तो क्या रिएक्शन आया होगा सोच सकते हो। पागल हो गई है क्या? टीवी इंडस्ट्री वो तो बहुत मुश्किल है, वहाँ लोग स्ट्रगल करते करते खत्म हो जाते हैं, तू रहने दे। पर दीपिका ने मान ली नहीं, वो ठहर गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्राई तो करूंगी। और यही डिसीजन
डिसीजन उसकी जिंदगी बदलने वाला था, पर किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन कितना महंगा पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये था दीपिका का बचपन और उसके इनिशियल ड्रीम्स का फेज। एक सिंपल लड़की जो बड़ी हो रही थी मुंबई की गलियों में और देख रही थी सपने बड़े पर्दे की दुनिया के। पर सपने देखना और उन्हें पूरा करना, ये दो अलग चीजें हैं। और दीपिका ये सीखने वाली थी सबसे हार्ड वे में। मुंबई की टीवी इंडस्ट्री, यहाँ हर रोज 100 नए लोग ऑडिशन देने आते हैं। हर किसी के पास एक पोर्टफोलियो है, हर किसी के पास एक ड्रीम है और सबको लगता है कि उनका चेहरा ही स्क्रीन पर चमकेगा। पर रियलिटी बहुत कड़वी होती है दोस्तों। साल 2008 दीपिका ने डिसाइड कर लिया था कि अब सीरियसली टीवी इंडस्ट्री में ट्राई करूंगी। पर पहली प्रॉब्लम ही शुरू हो गई। पोर्टफोलियो कैसे बनाए? प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की फीस इतनी ज्यादा थी कि दीपिका के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। पापा को बोले तो वो तैयार नहीं थे इतना पैसा देने के लिए। फाइनली कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कम पैसे में एक छोटा सा फोटोशूट करवाया। पर वो पोर्टफोलियो देखकर आप हंस देते। आजकल जितना प्रोफेशनल काम होता है ना, उस टाइम पर वो लेवल नहीं था, पर कोई ऑप्शन भी नहीं था। पोर्टफोलियो लेकर दीपिका निकल पड़ी ऑडिशंस के चक्कर में। अंधेरी, लोखंडवाला, वर्सोवा, गोरेगांव, जहाँ भी सुनते ऑडिशन है वो पहुंच जाती। सुबह 8 बजे निकलना, रात 8-9 बजे घर आना और रिजल्ट जिल्च, जीरो, कुछ नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे होते थे अपनी कुर्सी पर और लड़कियां लाइन में खड़ी होती थी जैसे मार्केट में सामान बिकता है। एक एक करके बुलाया जाता, ऊपर से नीचे तक देखा जाता और फिर नेक्स्ट। दीपिका को जो सुनना पड़ा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चेहरा तो ठीक है पर कुछ खास नहीं है। हाइट कम है, आवाज पतली है, एक्सपीरियंस नहीं है। पहले छोटे रोल्स करो, पर छोटे रोल्स भी तो किसी को मिलते नहीं थे। 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए। हर दिन रिजेक्शन, हर दिन वही सुनना, वील कॉल यू, पर फोन कभी आता ही नहीं था। दीपिका का कॉन्फिडेंस टूटने लगा था। घर आकर रोती, सोचती मैं ये क्या कर रही हूँ? पापा सही कह रहे थे क्या मुझे कोई नॉर्मल जॉब ढूंढ लेनी चाहिए? पर एक आवाज दिल के अंदर से कहती बस थोड़ा और ट्राई कर ले, हो सकता है अगली ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाए। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी शुरू हो गई थी। मुंबई में इधर उधर जाने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी सब में पैसे लगते हैं। पापा लिमिटेड ही पैसे देते थे। कभी कभी तो दीपिका को पैदल ही जाना पड़ता था ऑडिशंस के लिए। और सबसे बुरा, समाज का ताना। रिश्तेदार पूछते अभी तक कुछ हुआ नहीं, कब तक ऐसे ही घूमती रहेगी? शादी का सोचो, सेटल हो जाओ। फैमिली फ्रेंड्स कहते अरे उसे छोड़ दो ये सब, कोई ऑफिस की जॉब दिलवा दो। दीपिका के लिए हर दिन एक जंग बन गई थी। सुबह उठना ही भारी लगता था। डिप्रेशन के शुरुआती साइंस दिखने लगे थे। खाना ठीक से नहीं खाती थी, रात को नींद नहीं आती थी, सेल्फ डाउट शुरू हो गया था। एक रात दीपिका ने अपनी माँ से कहा मुझे लगता है मैं गलत थी, शायद मुझ में टैलेंट ही नहीं है। माँ ने प्यार से समझाया बेटा जो लोग बड़े बनते हैं वो सब ये फेज से गुजरते हैं, तू हार मत मान। पर माँ की बातें दिल को तसल्ली तो दे देती हैं, पर असलियत तो बदलती नहीं ना। साल 2009 आ गई। लगभग 1.5 साल हो गए थे ट्राई करते हुए। अब तक तो कोई छोटा मोटा भी काम नहीं मिला था। दीपिका सोचने लगी थी शायद सच में मेरी किस्मत में ये सब नहीं है। पर फिर एक दिन एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस से फोन आया। कहा गया एक सीरियल बन रही है, उसमें एक बहुत छोटा रोल है, सिर्फ 2-3 सीन्स है, इंटरेस्टेड हो? दीपिका के लिए तो ये स्वर्ग से आई हुई खुशखबरी थी। उसने तुरंत हाँ कर दिया। रोल कितना भी छोटा हो पर शुरुआत तो होगी। साल 2010 में दीपिका को पहला ब्रेक मिला नीर भरे तेरे नैना देवी सीरियल में। पर दोस्तों ये कोई लीड रोल नहीं था, बस 3-4 एपिसोड्स में दिखी, कुछ डायलॉग्स बोले और बस। पर उस समय दीपिका के लिए ये किसी इनाम से कम नहीं था। पहली बार टीवी पर खुद को देखा तो इमोशंस बह निकले। माँ बाप भी खुश हुए, देखो हमारी बेटी टीवी पर आई है। पर ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। उसके बाद फिर से वही स्ट्रगल, छोटे मोटे रोल्स मिलते पर कुछ खास नहीं। इनकम इतनी कम थी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना दूर की बात थी। और फिर एक और मोड़ आया दीपिका की जिंदगी में। पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई। इसी स्ट्रगल फेज में दीपिका की मुलाकात हुई एक लड़के से, रौनक मेहता। ये नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि दीपिका ने बाद में इस चैप्टर को ऑलमोस्ट पूरी तरह से छुपा दिया था। रौनक एक नॉर्मल बिजनेसमैन था। दो की दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया और साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। पर ये शादी एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। शादी के बाद दीपिका सोचती थी कि अब लाइफ सेटल हो जाएगी, एक तरफ पति का सपोर्ट, दूसरी तरफ करियर कंटिन्यू कर सकती है। पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट निकली। रौनक की फैमिली चाहती थी कि दीपिका घर संभाले, पति का ख्याल रखे और ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दे। पर दीपिका तो अभी अभी थोड़ा बहुत काम पाने लगी थी, वो कैसे छोड़ देती? घर में तनाव बढ़ने लगा। पति कहते इतना टाइम क्यों नहीं देती मुझे, पूरा दिन शूटिंग पर रहती हो। फैमिली कहती बहू को घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दीपिका बीच में फंस गई थी, एक तरफ अपने सपने, दूसरी तरफ शादी की जिम्मेदारी। मेंटली और इमोशनली बहुत का फेस था ये। पर फिर साल 2011 के एंड में ही दीपिका को मिला वो रोल जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। ससुराल सिमर का में सिमर भारद्वाज का किरदार। इनिशियली ये भी एक नॉर्मल सास बहू शो था, पर किसी को नहीं पता था कि ये शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा और दीपिका एक हाउस होल्ड नेम बन जाएगी। पर ये सक्सेस एक कीमत मांगने वाली थी और वो कीमत थी दीपिका की पहली शादी। साल 2011 कलर्स टीवी पर शुरू हुआ एक नया शो ससुराल सिमर का। मेकर्स ने सोचा था कि ये एक टिपिकल सास बहू ड्रामा होगा, थोड़ा चलेगा फिर बंद हो जाएगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दीपिका कक्कड़ ने लीड रोल पकड़ा। सिमर भारद्वाज
एक ऐसी लड़की जो अपने ससुराल में जाती है, सबकी सेवा करती है, सबका ख्याल रखती है, पति को भगवान मानती है, बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन बहू। शुरुआत में शो की टीआरपी एवरेज थी, पर धीरे धीरे ऑडियंस को सिमर का कैरेक्टर पसंद आने लगा। दीपिका की एक्टिंग, उनका इनोसेंस, उनकी सिंप्लिसिटी, सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठ रहा था। 6 महीने के अंदर ससुराल सिमर का टॉप 5 शोज में आ गया और दीपिका रातों रात स्टार बन गई। दोस्तों अब जरा सोचो, 3 साल तक स्ट्रगल की, रिजेक्शन मिला, डिप्रेशन फेस किया और अचानक एक दिन आप टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बन गए। क्या फील होता होगा दीपिका को? इंटरव्यूज में उसने बताया, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब पहली बार किसी ने मुझे सड़क पर रोक कर कहा आप सिमर हो ना, तो मैं शॉक्ड थी। मॉल्स में जाती थी तो भीड़ लग जाती थी, लोग फोटो मांगते थे, ऑटोग्राफ मांगते थे। पर यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऑडियंस ने दीपिका को इतना ज्यादा सिमर के साथ जोड़ दिया कि लोग असलियत में भी दीपिका से सिमर जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करने लगे। अगर दीपिका किसी इंटरव्यू में थोड़ा कॉन्फिडेंट या बोल्ड बात कर देती तो कमेंट्स आते, ये सिमर ऐसे कैसे बोल सकती है। अगर मॉडर्न कपड़े पहन लेती तो ट्रोलिंग होती, सिमर को शर्म नहीं आती। यहाँ से दीपिका की रियल और रील लाइफ का मिक्सचर होना शुरू हो गया और यही उसके लिए बाद में प्रॉब्लम बनने वाला था। साल 2012, 13, 14 लगातार 3 साल शो टॉप पर था। दीपिका को अवार्ड्स मिलने शुरू हुए। बेस्ट एक्ट्रेस का इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड मिला, गोल्ड अवार्ड मिला, हर महीने कोई न कोई रिकॉग्निशन। फाइनेंशियली भी अब दीपिका सेट हो गई थी। जो लड़की कुछ साल पहले ऑडिशंस के लिए पैदल जाती थी, वो अब हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी थी। ब्रांड एंडोर्समेंट्स आ रहे थे, पब्लिक अपीयरेंसेस के पैसे मिल रहे थे। पर दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। सक्सेस के साथ साथ दीपिका की पर्सनल लाइफ बर्बाद होती जा रही थी। ससुराल सिमर का की शूटिंग शेड्यूल इतनी टाइट थी कि दीपिका रोज 12 से 14 घंटे सेट पर रहती थी। सुबह 7 बजे से रात 9-10 बजे तक। छुट्टी का नामो निशान नहीं। घर जाती तो थक कर चूर। पति रौनक मेहता को टाइम नहीं दे पा रही थी और रौनक को वाइफ की इतनी फेम पच नहीं रही थी। ये बात समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब एक आदमी नॉर्मल बिजनेसमैन हो और उसकी वाइफ अचानक सुपरस्टार बन जाए तो ईगो हर्ट होती है। रौनक को प्रॉब्लम हो रही थी कि हर जगह बस दीपिका की बात होती थी, कोई उससे नहीं पूछता था। घर में झगड़े होने शुरू हो गए। रौनक कहते, तुम्हें अब घर की कोई परवाह नहीं, बस करियर। दीपिका कहती, मैं सालों से ये सपना देख रही थी, अब मिला है तो छोड़ कैसे दूं। दोनों के बीच का गैप बढ़ता गया, कंपैटिबिलिटी इश्यूज बढ़ते गए, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी अब बदल चुकी थी। पहले दीपिका रौनक पर डिपेंडेंट थी, अब रौनक किसी हद तक दीपिका की इनकम पर डिपेंडेंट हो गया था और ये उसकी मैस्कुलिनिटी को हर्ट कर रहा था। साल 2014 आते आते दीपिका और रौनक का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो चुका था। साथ रहते थे पर जैसे दो स्ट्रेंजर्स, बात नहीं होती थी, कनेक्शन खत्म हो चुका था। और फिर साल 2015 में दोनों ने डिसीजन लिया डिवोर्स। ये डिवोर्स बहुत क्वाइटली हैंडल किया गया, मीडिया को ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई। दीपिका ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा, पर जो लोग क्लोज थे वो जानते थे कि दीपिका के लिए ये कितना पेनफुल फेज था। एक तरफ करियर पीक पर था, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में फेलियर, डिप्रेशन फिर से वापस आ गया। सेट पर हंसती थी पर अंदर से टूट रही थी, पर शो मस्ट गो ऑन, है ना। दीपिका ने प्रोफेशनली कमिटेड रहना जारी रखा। हर दिन सेट पर जाती, सिमर बनती और परफेक्ट बहू का रोल प्ले करती, पर रात को घर आकर रोती। और फिर साल 2016-17 में ससुराल सिमर का ने कुछ ऐसे ट्रैक्स लिए जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। एक्चुअली हिलाने से ज्यादा हंसा दिया। सिमर मक्खी बन गई, हाँ एक मक्खी, फिर नागिन बन गई, फिर डायन बन गई, हेलीकॉप्टर उड़ाई, स्नेक डांस किया, सुपर नेचुरल पावर्स आ गए। शो इतना अबसर्ड हो गया कि मीम्स बनने लगे। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ससुराल सिमर का मजाक बन रहा था। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। पर टीआरपी फिर भी अच्छी आ रही थी, क्योंकि लोग देखते थे कि अब क्या नया बेतुका ट्रैक आएगा। दीपिका के लिए ये फेज बहुत एम्बैरेसिंग था। प्रोफेशनली कमिटेड होने के बावजूद वो जानती थी कि ये सब कितना रिडिकुलस है, पर कॉन्ट्रैक्ट था, पैसे थे, कमिटमेंट थी तो करना पड़ रहा था। पर दोस्तों इसी ससुराल सिमर का की सेट पर चल रही थी एक और कहानी, एक ऐसे रिलेशनशिप की कहानी जो बनने वाली थी इंडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है दीपिका की लाइफ का, क्योंकि यहाँ पर ओपिनियन बिल्कुल डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं ये सच्चा प्यार था, कुछ कहते हैं ये सब प्लान्ड था। आप खुद डिसाइड कीजिएगा सच क्या है। ससुराल सिमर का में दीपिका के ऑपोजिट लीड एक्टर थे शोएब इब्राहिम। वो प्रेम भारद्वाज का कैरेक्टर प्ले करते थे, सिमर के पति। ऑन स्क्रीन तो दोनों परफेक्ट कपल थे, पर ऑफ स्क्रीन क्या चल रहा था। शोएब इब्राहिम एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली मौदाहा उत्तर प्रदेश से थी, बहुत ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली। शोएब टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई आए थे। साल 2013-14 के अराउंड सेट पर दीपिका और शोएब की बॉन्डिंग बढ़ने लगी। इनिशियली प्रोफेशनल फ्रेंडशिप थी, को एक्टर्स हैं, रोज साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली बात होती है, हंसी मजाक होता है। पर धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा क्लोज होती गई। दोनों साथ लंच करते, साथ रिहर्सल्स करते, शूटिंग के बाद साथ कॉफी पीने जाते। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट
टाइमलाइन बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। साल 2014 दीपिका और रौनक की शादी में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। एग्जैक्टली उसी टाइम दीपिका और शोएब की क्लोजनेस बढ़ी। साल 2015 दीपिका और रौनक का डिवोर्स हुआ और कोइंसिडेंटली शोएब ने ससुराल सिमर का छोड़ दिया। ऑफिशियल रीजन था क्रिएटिव डिफरेंसेस, पेमेंट डिस्प्यूट्स। पर क्या सच में यही रीजन था? अब मैं आपको इंडस्ट्री इनसाइडर्स की बातें बताता हूँ। कुछ सोर्सेज का कहना था कि शोएब और दीपिका का अफेयर डिवोर्स से पहले ही शुरू हो चुका था। कुछ का कहना था कि शोएब की प्रेजेंस ही दीपिका के डिवोर्स का रीजन बनी। पर दीपिका और शोएब दोनों ने हमेशा यही कहा, हमने ऑफिशियली तब डेटिंग शुरू की जब दीपिका का डिवोर्स कंप्लीट हो चुका था, उससे पहले हम सिर्फ दोस्त थे। तो सच क्या है ये तो दीपिका और शोएब ही जानते हैं, पर टाइमिंग इतनी सस्पिशियस थी कि लोगों को शक होना ऑब्वियस था। साल 2016 में दीपिका और शोएब पब्लिकली एक दूसरे के साथ देखे जाने लगे, सोशल मीडिया पर फोटोज डालने लगे, इवेंट्स में साथ जाने लगे, फैमिली गैदरिंग्स में साथ दिखने लगे। अब तक तो सब ठीक था, दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, डेटिंग कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। पर प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी रिलीजन में। दीपिका एक हिंदू महाराष्ट्रियन गर्ल, पूरा नाम दीपिका पंडित, हिंदू रिचुअल्स के साथ बड़ी हुई, संस्कारी इमेज वाली टीवी एक्ट्रेस। शोएब एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली से, नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजा रखते हैं, इस्लामिक वैल्यूज फॉलो करते हैं। इंडिया में इंटरफेथ रिलेशनशिप्स अब भी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों, स्पेशली टीवी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस का मुस्लिम बॉय के साथ रिलेशनशिप, ये हेडलाइन बनने वाला था और बना भी। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस शुरू हो गए, लव जिहाद है ये, हिंदू लड़की को फंसा लिया, सिमर का कैरेक्टर खराब हो गया, ये क्या कर रही है दीपिका। पर साथ ही कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, लव इज लव, रिलीजन डजंट मैटर, इट्स देयर पर्सनल चॉइस, मॉडर्न थिंकिंग है, अप्रिशिएट करो। दीपिका और शोएब दोनों एक्सटेंसिवली ट्रोल हुए, हर पोस्ट पर हेट कमेंट्स, डेथ थ्रेट्स तक आ रहे थे, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। पर असली मुश्किल तो फैमिली की तरफ से आई। दीपिका की फैमिली इनिशियली बिल्कुल अगेंस्ट थी, एक हिंदू महाराष्ट्रियन फैमिली की बेटी का मुस्लिम लड़के से रिलेशनशिप, उनके लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, कल्चरल शॉक था। पेरेंट्स रोते समझाते, ये गलत कर रही है तू, सोसाइटी में क्या कहेंगे लोग। शोएब की फैमिली भी थोड़ा स्केप्टिकल थी, कंसर्न्स थे, एक्ट्रेस है, डिवोर्स हो चुका है पहले से, मीडिया अटेंशन बहुत है, क्या सच में सही रहेगी। पर दीपिका और शोएब ने डिसीजन कर लिया था, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे चाहे कोई कुछ भी कहे। और फिर आया वो डिसीजन जिसने इंडिया को हिला दिया। साल 2017 के एंड में रूमर्स शुरू हुए, दीपिका इस्लाम एक्सेप्ट करने वाली है। लोगों ने पहले सोचा ये सिर्फ रूमर्स है, पर फरवरी 2018 में जब न्यूज कंफर्म हुई तो पूरा इंडिया शॉक में आ गया। दीपिका पंडित ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और अपना नाम बदलकर फैजा इब्राहिम रख लिया। दोस्तों अब जरा सोचिए, एक हिंदू गर्ल जिसने ससुराल सिमर का जैसे शो में संस्कारी हिंदू बहू का रोल प्ले किया, वो अचानक इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, रिएक्शन कैसा आना था। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, ट्रेंडिंग होने लगा, बॉयकॉट दीपिका काकर, लव जिहाद, हिंदू बिट्रियल। हिंदू राइट विंग ने इसे लव जिहाद का एग्जाम्पल बताया, रवि किशन जैसे एक्टर पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट्स दिए, टीवी डिबेट्स होने लगी, हर न्यूज चैनल पर यही डिस्कशन, क्या दीपिका को फोर्स किया गया, क्या ये प्लान्ड कन्वर्जन है। और दीपिका का स्टेटमेंट आया, नोबडी फोर्स्ड मी, ये मेरा खुद का डिसीजन था। शोएब ने कभी नहीं कहा कि मुझे कन्वर्ट होना चाहिए, मैंने सोचा कि अगर मैं एक मुस्लिम घर में जा रही हूँ तो मुझे भी इस्लाम फॉलो करना चाहिए। पर पब्लिक का सवाल था, अगर फोर्स नहीं था तो जरूरत क्या थी, हिंदू रहकर भी तो शादी कर सकती थी। क्रिटिक्स का कहना था ये इमोशनल ब्लैकमेल है, हो सकता है डायरेक्टली फोर्स नहीं किया पर इनडायरेक्टली प्रेशर जरूर डाला गया होगा। सपोर्टर्स का कहना था दीपिका एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट वुमेन है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ एक और एंगल है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल और करियर एंगल। साल 2017-18 में दीपिका का करियर थोड़ा डिप पर था, ससुराल सिमर का की पॉपुलैरिटी कम हो चुकी थी, नए शोज नहीं मिल रहे थे। शोएब का करियर तो पहले से ही अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना था शायद मुस्लिम ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कन्वर्ट किया ताकि सिंपैथी मिले और करियर रिवाइव हो। अब ये थ्योरी कितनी सच है कोई नहीं जानता, पर ये बात जरूर है कि कन्वर्जन के बाद दीपिका को बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिला, हर जगह उनकी बात होने लगी। 22 फरवरी 2018 को दीपिका और शोएब की शादी हुई, कोर्ट मैरिज प्लस इस्लामिक रिचुअल्स। दीपिका ने हिजाब पहना, निकाह पढ़ा और ऑफिशियली फैजा इब्राहिम बन गई। पर पब्लिकली वो अभी भी दीपिका काकर के नाम से ही काम करती रही, क्योंकि प्रोफेशनली उसी नाम की पहचान थी। लाइफस्टाइल चेंजेस आने लगे, नमाज पढ़ना शुरू किया, हलाल फूड खाना शुरू किया, पब्लिक अपीयरेंसेस में कभी कभी हिजाब पहनती, इस्लामिक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती। पर एक इंटरेस्टिंग बात, हिंदू फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करती रही, दिवाली होली सब मनाती रही। इससे और कंफ्यूजन बढ़ी, लोग बोले कन्वर्जन हाफ हार्टेड है, पूरी तरह से मुस्लिम नहीं बनी। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, दीपिका के लिए ये फेज सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक था।
हर तरफ से हेट आ रही थी। पेरेंट्स से रिलेशनशिप स्ट्रेंड हो गई थी टेम्पररीली। इंडस्ट्री में लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। मेंटल हेल्थ सिवियरली अफेक्ट हुई थी। मल्टीपल इंटरव्यूज में उसने बाद में एक्सेप्ट किया, मैं रोज रोती थी, सेल्फ डाउट होता था, क्या मैंने सही किया? पर फिर शोएब का सपोर्ट मिलता था तो हिम्मत आ जाती थी। पर ये कंट्रोवर्सी अभी खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि अगले साल दीपिका ने एक और बड़ा डिसीजन लिया, बिग बॉस में जाने का। साल 2018 रिलीजन कन्वर्जन कंट्रोवर्सी अभी थमी भी नहीं थी और दीपिका ने अनाउंस किया, मैं बिग बॉस सीजन 12 में जा रही हूँ। लोगों ने सोचा क्लेवर मूव है, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो क्यों ना सबसे बड़े कंट्रोवर्सी हाउस में जाकर अपना पक्ष रखा जाए। दीपिका का एंट्री बिग बॉस में बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन था दोस्तों। रीजंस क्लियर थे। नंबर 1, पब्लिक परसेप्शन बदलना था। लोगों को दिखाना था कि मैं वही संस्कारी सिंपल गर्ल हूँ। नंबर 2, करियर को रिवाइव करना था, टीवी पर विजिबिलिटी चाहिए थी। नंबर 3, कंट्रोवर्सीज का डायरेक्टली सामना करना था। बिग बॉस हाउस में एंटर होने से पहले दीपिका ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर कर ली थी। इमोशनल कार्ड खेलना है, सिंपैथी एंगल यूज करना है, इनोसेंट इमेज मेंटेन करनी है। और बताऊं आपको, ये स्ट्रेटजी काम भी की। शुरुआती हफ्तों में दीपिका बिल्कुल क्वाइट और कंपोज्ड रही, झगड़ों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती थी, टास्क अच्छे से करती थी, हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहती थी। पर असली गेम शुरू हुई जब उसने क्रिकेटर श्री संत के साथ बॉन्ड बनाया। श्री संत जो इनिशियली बहुत अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड थे, दीपिका ने उन्हें इमोशनली सपोर्ट किया। दोनों की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो गई। अब यहाँ ओपिनियंस डिवाइडेड हो गए। कुछ लोगों का कहना ये जेन्युइन फ्रेंडशिप है, दीपिका सच में केयरिंग है। कुछ लोगों का कहना ये सब गेम है, दीपिका जानती है कि श्री संत पॉपुलर है तो उनका सपोर्ट लेकर खुद भी सेफ रह सकती है। हाउस के अंदर भी कई कंटेस्टेंट्स ने दीपिका पर एलिगेशंस लगाए। रोमिल चौधरी ने कहा दीपिका फेक है, सामने से स्वीट, पीछे से प्लॉटिंग। सुरभि राणा ने एक्यूजेशंस लगाए, दीपिका मैनिपुलेटिव है, सबको अपने फेवर में कर लेती है। करणवीर भोरा के साथ एक टास्क में दीपिका ने उनके अगेंस्ट खेला। पब्लिक को लगा ये बहुत सेल्फिश मूव था, पर दीपिका का कहना था ये गेम है, मुझे अपने लिए खेलना है। हाउस के बाहर रिएक्शंस भी मिक्स्ड आ रहे थे। शोएब पूरी तरह से दीपिका को सपोर्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चला रहे थे, वोट फॉर दीपिका। उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी वोटिंग ड्राइव्स में, पर साथ ही ट्रोलिंग भी हो रही थी। प्लेइंग विक्टिम कार्ड, फेक टीयर्स दिखा रही है, टू डिप्लोमैटिक, कोई पर्सनालिटी नहीं है। फिर आया फिनाले का दिन, दिसंबर 2018। टॉप 2 में थे दीपिका काकड़ और श्री संत, और विनर अनाउंस हुआ दीपिका काकड़। दीपिका रो पड़ी, शोएब स्टेज पर आ गए, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, ट्रॉफी उठाई, प्राइज मनी मिली, खुशी का माहौल। पर दोस्तों ये विक्ट्री भी कंट्रोवर्सी फ्री नहीं थी। सोशल मीडिया पर तुरंत 2 कैंप्स बन गए। टीम दीपिका डिजर्विंग विनर, स्ट्रॉन्ग गेम खेला, वेल प्लेड स्ट्रैटेजी। टीम एंटी दीपिका अनडिजर्विंग विनर, श्री संत को जीतना चाहिए था। कलर्स चैनल की फेवरेटिज्म, क्योंकि दीपिका कलर्स टीवी की ही एक्ट्रेस थी। ससुराल सिमर का भी कलर्स पर ही आता था। सिंपैथी वोट से जीती। इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी विस्पर करने लगे, प्री डिटर्मिन्ड रिजल्ट था, दीपिका को जीतना ही था। पर सच चाहे जो भी हो, दीपिका ने बिग बॉस जीत लिया था। उसने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ सिमर नहीं बल्कि एक कंप्लीट पर्सनालिटी है। बिग बॉस के बाद दीपिका की पॉपुलैरिटी डेफिनेटली बढ़ी, पर रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन अभी भी था। लोगों ने उसे रियलिटी शोज की क्वीन टैग दे दिया, पर एक्टिंग में अब उतनी सीरियस नहीं मान रहे थे। और फिर आया साल 2019। बिग बॉस जीतने के बाद सब सोचते थे अब तो दीपिका के करियर में 4 चांद लग जाएंगे, नए ऑफर्स आएंगे, फिल्म्स मिलेंगी, ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बारिश होगी। पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट निकली दोस्तों। साल 2019 में दीपिका ने साइन किया एक नया शो, कहां हम कहां तुम। ये शो था एक फीमेल सर्जन और एक टीवी एक्टर की लव स्टोरी के बारे में। दीपिका लीड रोल में थी ऑपोजिट करण वी ग्रोवर। इनिशियली शो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, टीआरपीज डिसेंट आ रही थी, पर धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो गई। नंबर 1, स्टोरी बोरिंग होती गई, व्यूअर्स का इंटरेस्ट कम हो गया। नंबर 2, कंपटीशन बढ़ गया, नए शोज आ रहे थे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। नंबर 3, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एरा आ चुका था, लोग अब टीवी से ज्यादा नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम देखने लगे। मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन लगा और कहां हम कहां तुम ऑफ एयर हो गया। ये दीपिका का लास्ट मेजर टीवी शो था। लॉकडाउन के दौरान दीपिका घर पर थी, शोएब के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, फैमिली के साथ रह रही थी, और धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आया उसे। 10 साल लगातार 10 साल दीपिका ने काम किया था, ब्रेक लिए बिना, आराम किए बिना, हर रोज 12-14 घंटे की शूटिंग, नो पर्सनल लाइफ, नो टाइम फॉर खुद के लिए। और अब जब पहली बार एक्चुअली टाइम मिला तो उसने सोचा क्या यही चाहिए मुझे, करियर के पीछे भागते रहना या कुछ और भी है लाइफ में। शोएब के साथ बातचीत हुई, शोएब का भी करियर अच्छा नहीं चल रहा था। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया चलो थोड़ा पॉज लेते हैं, पर्सनल लाइफ पर फोकस करते हैं। और फिर साल 2021 में दीपिका ने पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं टीवी से वॉलंटरी ब्रेक ले रही हूँ। इंडस्ट्री शॉक्ड थी, पीक करियर में कोई ऐसा क्यों करेगा। दीपिका का ऑफिशियल
ऑफिशियल स्टेटमेंट था, मैं अब एक वाइफ की, एक बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना चाहती हूँ। करियर हमेशा चेज करते रहे, अब पर्सनल लाइफ पे फोकस करना है, फैमिली प्लानिंग सोचनी है, मेंटल पीस चाहिए। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, पेट्रियार्की जीत गई। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन ने करियर छोड़ दिया हस्बैंड के लिए, रिग्रेसिव मैसेज जा रहा है यंग गर्ल्स को। ये किस जमाने की सोच है? ट्रेडिशनल सपोर्ट, राइट डिसीजन, फैमिली पहले आनी चाहिए, करियर से ज्यादा घर इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट फॉर दीपिका। पर दोस्तों सच कुछ और था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना था कि दीपिका को वो वर्क नहीं मिल रहा था जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। यंगर एक्ट्रेसेस टीवी में आ रही थी, जेनिफर विंगेट, सुरभि ज्योति, हिना खान, ये सब ज्यादा डिमांड में थे। दीपिका का टाइम थोड़ा पीछे जा चुका था। टीवी कंटेंट भी चेंज हो रहा था। सास बहू ड्रामास की जगह रियलिटी शोज, थ्रिलर शोज आ रहे थे। दीपिका की इमेज अभी भी ट्रेडिशनल बहू वाली थी, जो अब काम नहीं कर रही थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म्स और वेब सीरीज आ रही थी, पर दीपिका को कोई बड़ा ऑफर नहीं मिल रहा था। हिना खान, निया शर्मा, ये सब ओटीटी पर काम कर रहे थे, पर दीपिका के पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था। तो क्या करियर ब्रेक एक मजबूरी थी या फिर चॉइस? शायद दोनों था। पर दीपिका ने पब्लिकली यही कहा कि ये मेरा डिसीजन है, मुझे अब घर संभालना है। और फिर दीपिका फुल टाइम होम मेकर बन गई। शोएब की माँ के साथ रहने लगी, घर के काम में लग गई, कुकिंग, क्लीनिंग, फैमिली की देखभाल सब करने लगी। पर क्या सच में दीपिका खुश थी या फिर सोसाइटी का, फैमिली का प्रेशर था? ये सवाल बहुत लोगों के मन में था। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब जो कैमरास के सामने नहीं दिखता। ससुराल की वो रियल पॉलिटिक्स जो हर बहू फेस करती है, चाहे वो टीवी स्टार हो या कॉमन गर्ल। दीपिका की शादी के बाद वो शुएब के पेरेंट्स के साथ रहने लगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम, घर में थे शुएब के माँ बाप, शुएब की बहनें। इनिशियली सब ठीक लग रहा था। सोशल मीडिया पर फोटोज आती, दीपिका शुएब की माँ के साथ कुकिंग कर रही है, फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है। परफेक्ट सास बहू बॉन्डिंग। दीपिका ने शुएब की माँ को अम्मी बुलाना शुरू किया। हर इंटरव्यू में कहती, अम्मी बहुत प्यार करती हैं मुझे, मैं खुशनसीब हूँ। पर दोस्तों सोशल मीडिया की दुनिया और रियलिटी में फर्क होता है। साल 2020-21 के अराउंड इंडस्ट्री सोर्सेज से र्यूमर्स आने लगी, दीपिका के घर में सब ठीक नहीं है, फैमिली में टेंशंस चल रही हैं। क्या थे वो टेंशंस? चलिए मैं आपको बताता हूँ। शुएब की माँ की नेचर बहुत कंट्रोलिंग थी। घर के हर छोटे बड़े डिसीजन में उनका इन्वॉल्वमेंट होता था। क्या खाना बनेगा, किस टाइम खाना बनेगा, कैसे कपड़े पहनने हैं, किससे बात करनी है, सब पर उनका कंट्रोल। दीपिका एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन थी। 10 साल टीवी इंडस्ट्री में काम कर चुकी थी। सडनली ट्रेडिशनल बहू बनने का, हर चीज में परमिशन लेने का, ये उसके लिए एडजस्ट करना मुश्किल था। दीपिका पहले बहुत अच्छा कमा रही थी, शुएब से ज्यादा। मनी मैनेजमेंट को लेकर घर में डिस्कशंस होते थे। शुएब का करियर डिप कर था, दीपिका ने करियर छोड़ दिया तो इनकम कहां से आएगी, ये टेंशन था। घर वाले चाहते थे दीपिका फिर से काम शुरू करे क्योंकि पैसे की जरूरत थी, पर दीपिका थक चुकी थी और थोड़ा ब्रेक चाहती थी। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। साल 2021-22 में दीपिका और शुएब ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, डेली व्लॉग्स। ये चैनल शुरू करने के पीछे 2 रीजंस थे। नंबर 1, इनकम जनरेट करनी थी। नंबर 2, पब्लिक को दिखाना था कि उनकी लाइफ कितनी खुशहाल है। पर दोस्तों जो व्लॉग्स में दिखा उससे और क्वेश्चंस खड़े हो गए। व्यूअर्स ने नोटिस किया अम्मी यानी शुएब की माँ का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था, हर वीडियो में प्रोमिनेंट रोल। लगता था दीपिका को कैमरा के सामने फ्रीली बोलने की उतनी फ्रीडम नहीं थी। शुएब डिस्कशंस में डोमिनेटिंग थे, दीपिका ज्यादातर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती थी। दीपिका हमेशा स्माइल करती रहती पर आंखों में वो स्पार्कल नहीं था। कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा दीपिका अनकंफर्टेबल लग रही है, शुएब कंट्रोलिंग है, अम्मी जी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, दीपिका को फ्रीडम नहीं है अपने ही घर में। एक इंसिडेंट वायरल हो गया था जिसमें एक व्लॉग में दीपिका कुछ बोलने वाली थी और शुएब ने बीच में टोक दिया, नहीं ऐसे मत बोलो। दीपिका चुप हो गई। व्यूअर्स ने इसे रेड फ्लैग माना। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सब हमें बाहर से जो दिखता है उसके बेस पर जजमेंट है। असली सच क्या है वो तो दीपिका ही जानती है। पर ये बात जरूर है कि जॉइंट फैमिली में रहना, स्पेसिफिकली एक ट्रेडिशनल सेटअप में, इजी नहीं होता। कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, अपनी आइडेंटिटी थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। और दीपिका पब्लिकली हमेशा यही कहती रही, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, अम्मी बहुत प्यार करती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आंखें झूठ नहीं बोलती दोस्तों, और काफी लोगों को लगा कि दीपिका की आंखों में वो खुशी नहीं थी। फिर आया साल 2023 और दीपिका की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, मदरहुड का। जून 2023 दीपिका और शुएब ने अनाउंस किया, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये न्यूज बहुत इमोशनल थी क्योंकि शादी के 5 साल बाद प्रेगनेंसी आई थी। पब्लिक वेट कर रही थी, फैंस एक्साइटेड थे, सोशल मीडिया पर कांग्रेचुलेशंस की बाढ़ आ गई, ब्लेसिंग्स मिले, पर साथ ही सैडली ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने लिखा, अब और मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी, पॉपुलेशन बढ़ा रही है, रिलीजियस हेट वाले कमेंट्स। ये दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, पर ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। हर खुशी में
में भी कुछ लोग नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी व्लॉग्स में शेयर की, क्रेविंग्स दिखाई, हॉस्पिटल विजिट्स दिखाए, बेबी प्रिपरेशंस दिखाई, पर यहाँ भी कुछ व्यूअर्स को लगा ओवर शेयरिंग हो रही है, प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर रही। 21 जून 2024 को दीपिका ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया, नाम रखा रूहान। दीपिका के लिए शायद ये लाइफ का सबसे खुश पल था। माँ बनना हर औरत के लिए स्पेशल होता है। बेबी के बाद दीपिका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई, करियर बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया। सोशल मीडिया पर मोस्टली बेबी कंटेंट, व्लॉग्स में बस रूहान रूहान रूहान, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, बस बेटा इंपॉर्टेंट है। पर क्रिटिक्स का कहना, दीपिका ने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी, अब बस एक माँ बनकर रह गई। इंडिपेंडेंट वुमन कहाँ गई? खुद के लिए कुछ नहीं, बस बेबी के लिए। दोस्तों, मदरहुड एक औरत को ट्रांसफॉर्म कर देती है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं और ये नेचुरल है। पर सवाल ये था, क्या दीपिका खुश थी इस लाइफ से या फिर सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर था? पर लाइफ ने फिर से एक ट्विस्ट दिया। जुलाई 2024, बेबी रूहान को सिर्फ 1 महीना हुआ था और न्यूज आई, दीपिका बिग बॉस OTT सीजन 3 में जा रही हैं। दोस्तों, ये अनाउंसमेंट सुनकर लोग शॉक्ड रह गए। 1 महीने का बेबी छोड़कर शो में? सीरियसली? सोशल मीडिया पर तुरंत 2 कैंप्स बन गए। टीम सपोर्ट, वर्किंग मदर है, रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, शो सिर्फ 6 वीक्स का है, फैमिली है बेबी को संभालने के लिए। टीम क्रिटिसिज्म, 1 महीने का बेबी? रियली? मदरहुड की जिम्मेदारी कहाँ है? पैसे के लिए बेबी कॉम्प्रोमाइज, ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में शो।